तो भगवान ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, उस टेक्नोलॉजी को अगर इग्नोर करेंगे और सोचेंगे कोई और हमें बताएगा, उस नौसिखिया ड्राइवर की तरह कि अगर दरवाजा खुला है तो कोई और बता ही देगा, अगर हवा कम है तो कोई तीसरा आदमी बताएगा ही, तो मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है? मुझे तो बस बाहर देखना कौन क्या बता रहा है, कौन बाइक वाला हाथ हिला रहा है, उस पर ध्यान रखना है मुझे, राइट? सो ऐसे वाले लोगों को ही तो एक्सीडेंट होगा, ऐसे में ही तो दिक्कत में आएंगे आप, राइट? इसको अब ठीक से समझना है कि वो जो बहुत सारी जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, उस टेस्ट से सिर्फ एक ही इंसान को फायदा होता है, जो इंसान वो टेस्ट कर रहा है आपके लिए, जहां जा रहा है, जिस लैब वाले को, ना कि आपको, उस डॉक्टर को। आपको नहीं हो सकता फायदा, कभी हो ही नहीं सकता। इस टेस्ट के अगर रिजल्ट पे हम डिस्कस करेंगे, कभी एक लेक्चर इसी पे रख सकते हैं, तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि ये कितना ज्यादा रैंडम है, उतना ही रैंडम की टॉस करने के बराबर का रैंडम, राइट? नॉट मोर एक्यूरेट देन दैट। सो यहां पे द इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर योर ओन डायग्नोसिस यू हैव टू सेल्फ डिपेंड। मैं आपको बताता हूं कैसे डायग्नोस करना है खुद के लिए। मान लो हार्ट डिजीज है तो कैसे करना है, ये सबको अपना आइडिया हो जाता है। जब आप चलते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मेरे हार्ट पेशेंट्स की, वो कैसे आके बोलते हैं कि अचानक एक दिन एहसास होता है कि जब वो तेजी से दौड़ रहे हैं तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, लेकिन वो इग्नोर करता है कि हो गया होगा, किसी को बताता भी नहीं है। फिर वो देख रहा है जब भी वो थोड़ा तेजी से दौड़ रहा है तो एग्जैक्टली उसी समय पेन हो रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं दौड़ूंगा नहीं, अब थोड़ा चलूंगा, वॉक करने लगूंगा, ब्रिस्क वॉकिंग, तो उस पर आता है। 2-4 महीने में फिर क्या होता है, जब वॉक करता है तब भी वो पेन होता है, तो डिस्कम्फर्ट में वो सोचता है कि यार ये अच्छा, मैं धीरे धीरे वॉक करूंगा, लेकिन बताता नहीं। फिर एक दिन नोटिस करता है जब मैं सामान लेके, वो शॉपिंग बैग लेके चल रहा हूँ या स्टेज पे चल रहा हूँ, तो वो वाला पेन दोबारा आ जाता है। उसको आइडिया हो जाता है कुछ गड़बड़ है, सोचता है मैं लिफ्ट में ही जाऊंगा। इस तरह से वो, तो ब्रेन क्या कर रहा है, आपको बार बार आगाह कर रहा है, आपको आइडिया भी हो रहा है, राइट? लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। एक टाइम आएगा, लगता है यार कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो जाए, तो चुपचाप आप क्या करेंगे, चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेता हूं। डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर सुनेगा सारी बातें, सारी हिस्ट्री बताएंगे, डॉक्टर समझ जाएगा इन सारी बातों का मतलब, आप समझिए इसका मतलब कि देयर इज ए ब्लॉकेज, 70%, 60%, 80% ब्लॉकेज है, इनका मतलब यही होता है। लेकिन डॉक्टर क्या बता देगा वो इतनी आसानी से ब्लॉकेज है? बोलेगा लगता है हार्ट की कुछ दिक्कत है, ऐसा है, छोटा मोटा टेस्ट करा लो, एंजियोग्राफी करा लो। बोलेगा ठीक है, कोई एंजियोग्राफी सोचेंगे कि कोई ग्राफी होगी, करा लेते हैं। हाँ, तो बोलेगा, वो डॉक्टर बोलेगा चलो इस पर साइन करते, उस पर लिखा है कि अगर इस एंजियोग्राफी के दौरान आपकी मौत हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं है, तो तब किससे पैसा ले और कहाँ पे बॉडी दे, वो भी यहाँ एड्रेस डाल दो। अब कान खड़े हो जाएंगे, भाई ये क्या है, आप तो एंजियोग्राफी करने वाले थे इसमें मरने का क्या कनेक्शन? आपको आइडिया ही नहीं है कि एंजियोग्राफी कितना ज्यादा इंजरियस हो सकता है बॉडी को, वो यूं ही डॉक्टर बोलता है। अब डॉक्टर कन्विंस करेगा कि आप यहाँ से घर तक जाओगे, जा भी पाओगे कि नहीं, हम तो श्योर नहीं है भाई। आप बोलेंगे मैं तो खुद ही चल के आता हूँ, कल खुद ही चल के चले जाऊंगा। अपने बोलेगा आपने अपने रिस्क पे जा रहे हो, साइन कर दो तो मैं भेजूं। अब बोलो लो साइन कर देता हूँ। डॉक्टर देख रहा है चुगल में आया नहीं अभी भी। अब अगला क्या करेगा, वो आपकी बीवी को फोन लगाएगा कि भाई साहब का तो मैंने देखा, लगता नहीं है कि हालत ऐसी है, तो आप बोलो तो छोड़ दूं मैं? वो क्या बोलेंगी, बस वहीं रोक के पकड़ के रखो, हम आ रहे हैं सब, सारे रिश्तेदार, पैसे वैसे, डॉक्टर साहब जो मर्जी कीजिए, पैसा लीजिए जितना मर्जी, बस इनको यहाँ से पकड़ के इनको जो भी बेस्ट है वो करके दीजिए, राइट? तो बस वो ना, वो पैंतर हर जगह सेम ही है। और वो इंडिया की बात नहीं, मैं इंडिया में बोलता हूँ, वियतनाम में बोलता हूँ, मलेशिया में, कहीं कम कहीं ज़्यादा, वो अलग बात है, लेकिन वो जो एक स्टाइल है वो सेम है। एक इंपॉर्टेंट बात हम डायग्नोसिस पे थे, जब भी इस तरह का अगर किसी को भी सिम्टम आए तो समझ जाइए वो ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज होना कोई अनोखी बात नहीं है, वो बॉडी में होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब वो ब्लॉकेज हटाए कैसे, पहली बात, और ये कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज हट गया है, दूसरी बात। ये ऐसे पता चलेगा हट गया कि कुछ दिनों के बाद दोबारा दौड़ने लगेंगे, और अगर दर्द नहीं होता हट गया। इसमें किसी टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट की जरूरत नहीं, कोई एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है, आपका बॉडी खुद ही बताने को तैयार है, राइट? तो अब हटेगा कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। टेस्ट कैसे होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो पेन हो रहा था, जो डिस्कंफर्ट था चलने से, दौड़ने से, अगर वो कम होता हुआ दिख रहा है या वो नहीं हो रहा है एक टाइम के बाद, तो वो ब्लॉकेज हट गया है, दैट्स ऑल, राइट? लेकिन वो उसके लिए वो कम करना कैसे है वो थोड़े आगे आएगा, वो 7वें रूल पे आएगा, हम 4थे रूल पे इस वक्त है। सो सेल्फ डायग्नोस। ठीक इसी तरह से अगर स्टोन होगा, स्टोन तो होता ही है हर एक के बॉडी में, ट्यूमर होगा वो भी होता है, लेकिन उसकी साइज ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉडी विल टेल यू इन द फॉर्म ऑफ पेन। तो पेन हो गया तो यानी कि वहां पे स्टोन ज्यादा बढ़ गया या फिर वहां पे ट्यूमर बढ़ गया, इस तरह का है। तो यहां पे आपको ये मेजर करने की कोई जरूरत है क्या, वो 5 मिलीमीटर है कि 6 मिलीमीटर है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा,
राइट। आपको पता चल गया कि वहां पे स्टोन है या ट्यूमर है या कुछ भी ऐसा, आउटग्रोथ नाम दे दीजिए, गिव अ न्यू नेम, आउटग्रोथ। एक ऐसी चीज जिसकी वो जगह नहीं है, वहां पे वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कम हो जाए, यही तो देखना है आपको। इससे मतलब होने की कोई जरूरत है कि उसका साइज मैं चेक करूं भाई, प्रिसिशनली कितना है, राइट। वो अल्ट्रासाउंड करा के, एमआरआई करा के, जो कि अपने आप में इन्वेजिव प्रोसेस ऑलरेडी है, राइट, उसकी जरूरत नहीं है। आपके बॉडी ने बता दिया। और पेन की इंटेंसिटी, कितना ज्यादा पेन है, उससे आइडिया हो जाएगा कि मामला थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है कि कम गड़बड़ है। घबराने की बात यहां नहीं है, लेकिन उस वक्त बॉडी बता रही है, ब्रेन बता रही है, आपका ड्राइवर बता रहा है कि उसको ठीक कर लो। और ठीक करने का मैकेनिज्म बॉडी के अंदर है, वो मैं अभी आगे आता हूं कि ठीक करने का मैकेनिज्म कौन सा है और कैसे बॉडी के अंदर वो ठीक होता है, राइट। दैट बिकम्स आवर फिफ्थ रूल। मान लीजिए आपकी गाड़ी में 4 पहिए हैं, एक पहिया पंचर हो गया और आपका स्टेपनी नहीं है, कार है आपके पास। एक मोटरसाइकिल वाला आता है, बोलता है कि, या दूसरी कार वाला आता है, ट्रक वाला आता है, कोई और गाड़ी वाला आता है कि आप मेरा टायर ले लो। ले लेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे? वो उसका साइज छोटा बड़ा है, एग्जैक्ट साइज है नहीं, वो वाला मॉडल है नहीं। तो आप लेंगे तो बोलेगा बिल्कुल नया है भाई। आप सोचेंगे भैया वो एक नया है तो ये मेरा जो तीनों टायर ये भी खराब हो जाएगा, और गाड़ी में और बहुत सारा झंझट हो जाएगा। आप ये ध्यान रखते हैं कि आपकी जो गाड़ी है उसका जो मॉडल है उसके हिसाब से ही टायर ही क्यों, कोई भी बॉडी के कार के पार्ट्स हैं अकॉर्डिंगली आप चेंज करते हैं, उसी कंपनी का लेते हैं ताकि वो एग्जैक्टली फिट बैठे, राइट, किसी और का नहीं लेते। ठीक इसी तरह से आपके बॉडी में जब हम पैदा हुए थे, बहुत सारे स्पेयर पार्ट बॉडी में रखे हुए हैं। अगर कोई माइक्रोस्कोप लेके देखेगा तो वहां पे स्पेयर पार्ट है। ये इमेजिनरी बात नहीं है, ये उतना ही है जितना कि स्टेपनी गाड़ी में होता ही है जब आप नया नया खरीदते हैं तब। ठीक उसी तरह से बॉडी में, पूरे बॉडी में सिर से पैर तक, आप जब पैदा हुए थे, नए नए ब्रांड न्यू आप आए थे, तब बहुत सारी स्टेपनी जो कि हजारों में है, उसे हम मेडिकली भाषा में बोलते हैं कोलैटरल आर्टरीज। स्टेपनी का नाम है कोलैटरल आर्टरीज। पूरे बॉडी में है, वो छोटे छोटे आर्टरीज होती हैं जो कि बंद होती हैं। जैसे स्टेपनी होता है पूरा तैयार है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है इस वक्त, जरूरत पड़ी तो आपने उसको स्टेपनी को लेकर लगा दिया, राइट। वो स्टेपनी गाड़ी के अंदर ही है, राइट, वो पुर्जा गाड़ी के अंदर ही है। ठीक इसी तरह से हमारे गाड़ी में, हमारी बॉडी में सिर से पैर तक बहुत सारी स्टेपनी, हजारों की संख्या में, हर थोड़ी थोड़ी दूर में भगवान ने बनाई हुई है। उसका नाम क्या है? कोलैटरल आर्टरीज, राइट। तो जब भी जरूरत पड़ेगी, किसी का हार्ट में ब्लॉकेज है, अभी बताया था, ब्रेन में ब्लॉकेज है, राइट, या कहीं भी ब्लॉकेज है, तो वो काम नहीं कर रहा, तो बॉडी उस स्टेपनी को यूज कर सकता है, तो थोड़े दिन में काम करेगा। लेकिन बॉडी यूज करे, स्टेपनी होना इज नॉट सफिशिएंट। स्टेपनी में लगाऊं कैसे? टूल्स भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। हम में से काफी लोग होंगे जिनकी गाड़ी में स्टेपनी है, लेकिन जब भी पंचर होता है तो हम खुद नहीं लगाते, हम सोचते हैं कोई आ जाए, क्योंकि हमने कभी लगा के देखा नहीं, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, स्टेपनी होना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, बट स्टेपनी को लगाने भी एक स्किल है जो ऑटो मोड में सारे एनिमल्स को आता ही है, लेकिन हमने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो हमने उसको सीखा नहीं। खैर आज हम ध्यान देंगे तो हम उसको सीखेंगे। बोलने का मतलब यह है कि उसे ये आपके बॉडी में ऑलरेडी स्पेयर पार्ट है, घुटने में भी है जो आपके घुटने को ठीक कर सकता है, किडनी में भी है जो डायलिसिस को रोक सकता है, राइट, डायलिसिस हो रहा है तो बंद करा सकता है। हार्ट में भी है जो ब्लॉकेज के बावजूद भी वो स्टेपनी लग जाएगा, तो ब्लॉकेज के होने के बावजूद भी आपका हार्ट ठीक से काम करेगा और आपको एहसास नहीं होगा कि ब्लॉकेज है, क्योंकि नया स्टेपनी लग चुका है। वो बॉडी के सारे ऑर्गन में ऑलरेडी है और वो माइक्रोस्कोप से दिखता है, उसका नाम कोलैटरल आर्टरी बोलते हैं। और जब बॉडी ऐसा करता है तो उसका मेडिकली बोलते हैं, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। स्पेशली हार्ट के केस में, हार्ट में ज्यादा होता है नेचुरल बाईपास, राइट। सो हाउ इट लुक्स लाइक, वो दिखता कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कोलैटरल आर्टरी इज द स्टेपनी ऑफ ए बॉडी। देखिए ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ ब्लॉकेज हो जाएगा तो फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो यहाँ जितने भी सेल्स हैं हार्ट वाले वो उसी वक्त मर जाएंगे। उसके मरने से हार्ट काम करना बंद करेगा, इसे क्या बोलते हैं हम? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ना हो उसके लिए बॉडी में ये छोटे छोटे आर्टरीज बने हुए हैं, आर्टरीज स्टेपनी की तरह, दोनों अंत छोर बंद है। हम में से काफी लोगों के केस में ये आर्टरी ऑटोमेटिकली बॉडी पहले से ही खोल के रखता है, ताकि किसी दिन भविष्य में अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो उसी वक्त ब्लड यहां से फ्लो करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और हार्ट अटैक आया भी और आप जिंदा भी, आपको पता भी नहीं है।
फिर कभी किसी और समय कोई एंजियोग्राम करेगा डॉक्टर, कभी ऐसा कई बार केस हुआ होगा आपके आसपास कि डॉक्टर बोलेगा आपके तीनों आर्टरी तो बंद है लेकिन फिर भी आप जिंदा कैसे हैं। फिर डॉक्टर खुद ही बताएगा कि आपकी बॉडी ने ये नेचुरल बाईपास किया हुआ है तो आप जिंदा हैं। ये बॉडी का बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, कोई बड़ी बात नहीं है बॉडी के लिए, राइट। लेकिन बॉडी ऐसा तभी कर सकता है जब बॉडी में डाइऑक्सिन नहीं हो। और डाइऑक्सिन हम रोज खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम मेडिसिन। मेडिसिन खाते हैं बचने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी का जो स्टेपनी है उसको जंग लगता रहता है, राइट। थैंक यू, थैंक यू। तो मेडिसिन खा के हम, हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो सिस्टम जो काम कर रहा था, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998। बोलने का मतलब जितनी भी चीजें मैंने बताई कोई मैंने अपनी इमेजिनेशन से नहीं बनाई, मेरी कोई खुद की डिस्कवरी नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंस है और मेन स्ट्रीम साइंस है। मेन स्ट्रीम साइंस मतलब जो ऑलरेडी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल में जो है या मेन स्ट्रीम मेडिकल एजुकेशन में जो है, उस साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आपने अभी तक 5वें रूल आते आते आप यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारा एक दुश्मन है, उस दुश्मन का नाम क्या है? डाइऑक्सिन। बस उसको हटा दो, अगर वो हटा दें तो कैंसर है तो वो ठीक हो जाएगा, हार्ट डिजीज है तो वो ठीक हो जाएगा, किडनी फेलियर है तो वो ठीक हो जाएगा। एक काम करो, बस डाइऑक्सिन को उठा के फेंक दो, राइट। तो वो फेंकने से ही आपकी जिंदगी चालू होगी। हमारा कैंप लगता है साल में एक बार इंडिया में, जहां हम 3 दिन, कई बार पेशेंट बोलते हैं डर के मारे कि 10 साल से दवा ले रहा हूं, अचानक कैसे छोड़ दूं, कुछ हो गया तो। मुझसे पूछते हैं क्या आप जिम्मेदार होंगे, राइट। तो कई बार कुछ, जैसे आप में से कुछ लोग चुपचाप जाएंगे, वो जो आपका डॉक्टर दवा देता था वो आप उनको बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं 3 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, मैं किसी सेमिनार में गया था, वो बोल रहे दवा छोड़ देना। वो पता है क्या बोलेंगे? अगर छोड़ दिया कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई। तो फिर आप उनसे पूछिए ठीक है मैं नहीं छोड़ता और कुछ हो गया, क्या आप जिम्मेदार हैं? तब तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। एक बात याद रखिए, जिम्मेदारी तो आप ही की है, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आपका शरीर है, आपका गाड़ी है, आप ही को रखना है ध्यान इसको। अभी गाड़ी बाहर पार्क किया, जिम्मेदारी किसकी है? अनंत वेदांत की तो नहीं है, आप ही की जिम्मेदारी। लिखा रहता है ना, पार्क एट योर ओन रिस्क, है ना। जिम्मेदारी आप ही की है, वो किसी की ना थी ना कभी है, राइट। और दवा के अभाव से लोग नहीं मरते हैं, दवा ज्यादा खा के मरते हैं लोग ज्यादातर, राइट। कभी सुना है मेडिसिन डेफिशिएंसी से कोई मरा हो आज तक? डेफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन ही डाइड, राइट। ऐसा कभी हुआ है? सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर तो आप गाड़ी के मालिक हैं तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो कई बार बोलते हैं डॉक्टर साहब ये रिस्क कैसे लें? अरे रिस्क तो ऑलरेडी ले रहे हैं आप, रोज रोज पॉइजन खा के रिस्क तो ऑलरेडी ले रहे हैं आप। मैं तो बोल रहा हूं रिस्क से बचो, राइट। खैर ये सारे सवाल आपको मैं हिंट दे रहा हूं, एक्स्ट्रा टाइम में पूछ सकते हैं मुझसे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो डाइऑक्सिन जैसे ही बॉडी से निकलेगा तो ऑटोमेटिकली हम में से हर एक के बॉडी में पहले से ही इमीडिएटली बहुत सारे कोलेट्रल आर्टरीज बन जाएंगे, अलग अलग जगह पे, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, हर जगह। और आप देखेंगे भाई कुछ ही दिनों में 10 साल पहले जितने हेल्दी हुआ करते थे अपने आप ही लगेगा, आपका पेट अपने आप लगेगा गायब हो गया। लोग बोलेंगे क्या बात है, इतने पतले लग रहे हो, कमजोर हो गए हो, क्या बात है। बट ट्रुथ ये है कि इंडिया में क्या है कि पतले को लोग सोचते हैं कमजोर हो गए, पेट इतना बड़ा होगा यार क्या ताकतवर आदमी है खाते पीते घर का है, फिर चाहे 4 आदमी लेके इसको उठा के लेके जाना पड़े, है ना। तो हमें वी नीड नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट द पीपल से। आपको, यू आर योर ओन ड्राइवर, आपको खुद से पूछना है कि एम आई फीलिंग एनर्जेटिक, क्या मेरे पेन सारे खत्म हो गए हैं? क्या 20 साल पहले जो ताकत थी वही ताकत है मेरे पास? क्या मुझे रात को ठीक से नींद आती है, राइट। अगर सारे आंसर यस है तो ये ब्रेन का डायग्नोसिस है, राइट। इसको इग्नोर नहीं करना है, यही मेन है, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे बॉडी में जगह जगह पे स्टेपनी बनाए हुए हैं, जगह जगह पे डॉक्टर बिठाए हुए हैं गॉड ने, तो वो, लेकिन वो जंग खा चुके हैं, उसको डाइऑक्सिन को निकाल के फेंकना है। कैसे फेंकना है, आई विल कम टू दैट। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पे, यूज द राइट फ्यूल। आपके पास गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, मैं बोलूं यार आपको मैं महंगा फ्यूल डालता हूं, पेट्रोल डाल देता हूं, महंगा है डीजल से, गाड़ी जाते चलेगी? आप बोले नहीं यार ये डीजल है, डीजल डालो। मैं बोलूंगा चलो ऐसा करते हैं जेट फ्यूल, जो हवाई जहाज का, वो डाल देता हूं। आप बोले कैसी पागल वाली बात कर रहे हैं? या फिर मैं बोलता हूं उसमें दूध डाल देता हूं, दूध खाने से तो बहुत वो करते हैं। आप बोले आप तो बेकारी बात कर रहे हो, ये कभी हो सकता है मेरे गाड़ी में डीजल डलेगा, उसी से चलता, ना पेट्रोल ना जेट फ्यूल ना कुछ और लिक्विड। वेरी क्लियर,
कुछ सोचना ही नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं ठीक उसी तरह से हमारे पास भी तो एक गाड़ी है, हमारी बॉडी, इसकी भी तो कोई फ्यूल रिक्वायरमेंट होगी, राइट? तो दैट फ्यूल, वो जो भी फ्यूल है, राइट, वो राइट फ्यूल अगर होगा तो ये गाड़ी आगे चलेगी, और अगर नहीं चल रही गाड़ी आगे, इसका मतलब फ्यूल शायद गलत डाला हुआ, राइट? इजंट इट? तो ये इसका क्लू है कि इस दिन अगर फ्यूल आपकी गाड़ी में गलत डलेगा तो कैसे पता चलेगा आपको? गाड़ी चलेगी नहीं, दैट इज द ओनली वे, आपको पता चल जाएगा। या आपको वो गाड़ी चलेगी तो धक्का मार को चलेगी, झटका लगा लगा के चलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है, उसमें मिलावट है, राइट? उसमें डायग्नोस करने की जरूरत नहीं, बॉडी खुद ही बता देगी, आपकी गाड़ी खुद ही बता देगी, राइट? तो राइट फ्यूल क्या है, इस पे हम आते हैं। यूज द राइट फ्यूल, डोंट बी पीका। पीका एक मेडिकल शब्द है। पीका उनको बोलते हैं, उन तरह के चीजों को बोलते हैं जो कि फूड नहीं है, खाना तो नहीं है लेकिन खाने की तरह लगता है, राइट? जैसे जैसे कई बार लोग चौक खाते हैं, कुछ छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो ये फूड, नॉन फूड है बट पीपल ईट। ठीक इसी तरह से बहुत सारी और चीज हैं दुनिया में जो हमें लगता है ये खाना ही है, लेकिन एक्चुअली वो खाना है नहीं, हमें लगता है, राइट, खाना ही है। जैसे बर्गर है, पिज्जा है, अरे तो खाना ही तो है ये, लेकिन वो लग रहा है, इट इज सोल्ड टू यू लाइक ए फूड। अच्छा, एक टेस्ट कीजिए, राइट, अपने ऊपर नहीं, किसी और गाड़ी पे टेस्ट कीजिए। इस बार आप उसको जमीन में गाड़ दीजिए, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट गाड़ दीजिए, एक और गड्ढा खोदिए, उसमें सेब, केला, संतरा गाड़ दीजिए। 6 महीने बाद आइए, सेब संतरा वाला खोदी निकालिए, कुछ सेब संतरा मिलेगा नहीं, वो तो कीड़े मकोड़े खा गए। अब दूसरा खोदिए, बिस्किट भी रहेगा वहां, बर्गर भी रहेगा, पिज्जा भी रहेगा। कीड़े मकोड़े भी पिज्जा नहीं खाते, सिर्फ इंसान खाते हैं। नॉन फूड, कीड़े मकोड़े भी पीका नहीं है, पीका इंसान है। वो दिखने में बोल रहे हैं फूड है, आपको बेच रहे हैं फूड है, आप खा रहे हैं सोच के फूड है। पूरे दुनिया के अगर सारे क्रिएचर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज फूड, राइट? इसको मैं साइंटिफिकली समझाता हूं एग्जैक्टली, ताकि आज जब आप घर जाएं तो क्या करें, राइट? अब बात ये आ गया थ्योरेटिकल अभी तक, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली वंस यू गो बैक होम, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, उसके लिए आप देखिए थोड़ा पेशेंस के साथ। देखिए, एक रिसर्च की मैं बात करता हूं, साइंस। ये मैंने जो रेफरेंस लिए हैं सिर्फ उन्हीं जगह से लिए हैं जो रियली हाईली एक्लेम्ड रेफरेंसेस हैं, जिसको कोई भी डिनाई कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर इसको डिनाई कर रहा है तो अपनी एग्जिस्टिंग मेडिकल एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहा है। और ये सारे रेफरेंसेस अगर जिनको चाहिए, मैंने बताया, आई कैन मेल यू ऑल। 1922 में ये साइंस मैगजीन में आया कि विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर मेजर विद मेजर हेल्थ बेनिफिट। ये देखा गया कि विटामिन ई जो है ग्रीन वेजिटेबल में, उसमें काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट होता है, सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, तो ध्यान सबका मिनरल पे गया, विटामिन पे गया कि ये विटामिन हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छा है। आगे देखिए, 1993 में ये चलता रहा 1993 आ गया, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये जर्नल का नाम मैंने पहले भी लिया आपको 1-2 बार। देखा गया कि जिन लोगों के बॉडी में, ब्लड में ज्यादा विटामिन ई की मात्रा पाई गई, उनमें हार्ट की बीमारी कम है। तो क्लू क्या मिल गया? हार्ट की बीमारी ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बॉडी में? सिंपल क्लू मिल गया ना, लॉजिक तो यही कहता है, राइट? तो जिसमें हार्ट की बीमारी है तो विटामिन ई आपको बॉडी में डाल दो, ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, हार्ट की बीमारी कम हो जाएगी, दैट इज द लॉजिक। तो आफ्टर दिस, ये रिसर्च के बाद दुनिया भर में क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिसिन कंपनी, उन्होंने विटामिन ई की गोलियां बनाई, कैप्सूल बनाई, टॉनिक बनाई, और वो बेचना शुरू कर दिया, राइट? अब लेकिन जो साइंस की नजर है, मेडिकल साइंस की, राइट, जो वो लगातार है उन लोगों पे जो विटामिन ई की कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, टॉनिक एंड कैप्सूल्स। अब देखा गया 2008 में, रिसेंटली पिछले 10 सालों में ये पता चला कि विटामिन ई सप्लीमेंट लीड्स टू इंक्रीज्ड हार्ट डिजीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, विटामिन ई अपने आप में हार्ट को नहीं प्रोटेक्ट करता है, विटामिन ई किस सोर्स से आ रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? विटामिन ई अगर सीधे हरे पत्ते से आ रहा है तो वो आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, अगर विटामिन ई हरे पत्ते से नहीं आके बॉटल से आ रहा है तो वही का उल्टा हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? एक ही चीज है, दो अलग अलग कंडीशन में वो अपोजिट बिहेव करते हैं। और सिर्फ मैं विटामिन ई का एग्जांपल नहीं, ये हर एक की बात कर रहा हूं मैं, राइट? जैसे लैंसेट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल, दुनिया भर के जितने भी सारे जर्नल्स, जितने भी सारे ट्रायल्स हैं,
उन सबका कलेक्टिवली एक जवाब, उन्होंने भी यही पाया है जब भी कोई विटामिन कोई मिनरल अगर हम उसमें निकालते हैं फ्रूट से वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करके उसको एक टैबलेट फॉर्म में रखते हैं तो जिस चीज का फायदा कर रहा था वही वाली चीज में वो नुकसान करेगा। जो विटामिन और मिनरल आपके हार्ट के लिए ठीक था वो जब टैबलेट फॉर्म में आ जाएगा तो वही वाला ऑपोजिट रिएक्ट करता है। लेकिन ये जो साइंस है ये पिछले 10 साल का ही है, बहुत पुराना नहीं है, राइट, 10-15 साल का है, राइट। ये सेम थिंग इज फॉर विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, राइट। फॉर एग्जाम्पल दीज थिंग्स, ये जो विटामिन है ये कैंसर के लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन वो तब जब आप इसको उसी स्टेट में लेंगे जिस स्टेट में भगवान ने बना के आप तक पहुंचाया है, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के फॉर्म में। अगर उसमें से निकालेंगे, उसका एक कैप्सूल बना देंगे, अब वो लेंगे तो तब भी वो काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन ये बात पता करते करते पिछले 10 साल 15 साल में ये बात सामने आई, हाँ राइट, तब तक लाखों अनगिनत लोग ऑलरेडी बीमार पड़ गए इस एजम्पशन में कि भाई हाँ कि कोई विटामिन इज इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द नेचुरल स्टेट, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे ट्रायल्स हैं, एक के बाद एक, राइट, ये सेम चीज बोल रहे हैं, ये सब मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन ये क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोबारा से। गाड़ी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको आगे ले जाता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग यू अहेड, मूविंग यू, बताइए। व्हील्स और फ्यूल, और सबने एक एक पार्ट का नाम बता दिया। चलिए मैं एक एक कर लेता हूं। मान लीजिए इंजन है या व्हील है, कि आपने बताया ये गाड़ी में तो सबसे इंपॉर्टेंट इंजन है क्योंकि इसी की वजह से तो जाता है गाड़ी आगे, राइट। या फ्यूल है, जो बोल रहे हैं वो अपने दिमाग में रख ले वो पिक्चर। या टायर है, तो मुझे पता चल गया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से मेरी जर्नी आगे बढ़ती है, ये चीज ना हो तो बढ़ेगी नहीं। मैं उस पार्ट को ले लेता हूं इंजन को और उसके ऊपर बैठ जाता हूं, तो क्या तब भी मैं आगे बढ़ूंगा, राइट, नहीं ना। ये इंजन भी मुझे आगे तब बढ़ाएगी जब ये होल का एक पार्ट रहेगा, ना कि एक्सक्लूसिवली अपने आप में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द होल सिस्टम ओनली दैट इट इज वर्किंग, राइट। ठीक इसी तरह से आप देखिए सेब, एप्पल में ये सारे करीब 50 तरह के इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, और बहुत सारे केमिकल्स हैं, मतलब नेचुरल केमिकल्स हैं जो 50 तरह के, तब बनता है एक सेब। ठीक उसी तरह से जैसे गाड़ी में बहुत सारे पुर्जे हैं, इसमें स्टीयरिंग भी है, इसमें व्हील भी है, इसमें इंजन भी है, फ्यूल टैंक भी है, सीट भी है, सारा मिलाएंगे तो एक गाड़ी बनती है। अगर आप सोचें कि उसमें तो मुझे व्हील है जो मुझे आगे पहुंचाता, तो व्हील उठा के दे दिया, लो भाई आगे जाओ, राइट, तो व्हील पे बैठे रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये लॉजिक कैसी बात है, राइट। तो क्यों हमें लगता है कि टैबलेट से हमारी जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ेगी? टैबलेट से जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन उनकी जो टैबलेट बेच रहे हैं, ना कि वो जो टैबलेट खा रहे हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो ह्यूमन बॉडी है, फॉर दैट मैटर एनी एनिमल्स बॉडी, इज नॉट मेंट टू कंज्यूम द मेडिसिन एट ऑल। दवाइयों के ऊपर निर्भर होकर वो बना नहीं उस तरह से, राइट। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं साइंस के एंगल से। आपको दवाइयां बंद करनी है, जो कि मैं चाहता हूं कि बंद करें, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप ठीक हो जाएं। लेकिन वो है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ठीक से, यार कुछ भी बताते रहते हैं, वो तो चले जाएंगे, मेरा ही कुछ हो जाए गड़बड़, एक ही जिंदगी है। ऊपर से आप घर जाएंगे तो वो तो आपका ब्रेन वॉश कर देंगे, जितना थोड़ा बहुत वॉश हमने किया था उसको उल्टा हो वहां पे कर देंगे। तो मैं चाहता नहीं कि आप ना अपनाएं, तो मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आप अपनाएं। 1998 गुंटूर ब्लॉबल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये तो आपने सुना है। अब ये साइंटिफिकली इन्होंने प्रूव किया है। आपने देखा, मान लो एक सेब यहाँ पे रखता हूँ, एक केला यहाँ पे रखता हूँ, धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है, ये तो पता ही है। उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे हम सांसें लेते हैं, हम फल सब्जी सांसें लेती हैं, जिसकी वजह से कलर चेंज होता है। होते होते एक टाइम आता है जब वो कलर फर्दर और चेंज नहीं होता, क्योंकि वो सड़ चुका है। अब ये होता है डेड फ्रूट्स, अब डेड बॉडी बन गया वो, राइट। तो जिंदा सब्जी और फल, और एक जिंदा होने के बाद जो मर गया वो, राइट। तो उसमें सांसें हैं, उसमें जिंदगी है, जिसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कलर चेंज कर रहे हैं अभी तक, यानी कि जो सांसें ले रहे हैं, सांसें कैसे लेते हैं? ठीक वैसे ही लेते हैं जैसे हम लेते हैं। इंटरेस्टिंगली
हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन जाता है, एनर्जी बनता है, राइट, फ्यूल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, यही होता है ना। फ्रूट्स के अंदर मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है, वो ऑक्सीजन लेता है फ्रूट्स, ग्लूकोज ऑलरेडी अंदर है, राइट, वो बर्न करता है और वो एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है और उससे उसका कलर चेंज होता है और वो कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो जिंदा है अभी, जैसे आप जिंदा है क्योंकि आप सांसें ले रहे हैं और नाक से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, राइट, आपका ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है। एग्जैक्टली जो मैकेनिज्म आपके है वही मैकेनिज्म फल के अंदर है, सब्जी के अंदर है। जब तक वो है मैकेनिज्म तब तो रंग बदलेगा, जब तक रंग बदलेगा तब तक वो जिंदा है, राइट। जब वो जिंदा रहता है उस दौरान जब उसको खाते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है, जब उसको खाया तो अभी वो जिंदा है, राइट, सेब अभी खाया, सड़ा नहीं है तो जिंदा है। जब वो पेट में जाएगा तो वो जो जिंदा लाइव एंजाइम्स हैं, राइट, उसके अंदर एड्रेस कोड लिखा हुआ है। एड्रेस कोड मतलब कि ये न्यूट्रिशन, ये प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, ये कैल्शियम, ये बॉडी के किस ऑर्गन में कहां जाके कौन सा काम करेगा, इसे कहते हैं एड्रेस कोडिंग। इन्होंने जब नोबेल प्राइज लिया था तब इसको सबको समझाने के लिए इन्होंने जो एग्जाम्पल यूज किया था, मैं वही एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम क्या होता है, आपका दोस्त लंदन में है, उसको आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, फिर हाउस नंबर लिखते हैं, स्ट्रीट नंबर लिखते हैं, शहर का नाम लिखते हैं, देश का नाम लिखते हैं, तो अनगिनत लोगों में वो चिट्ठी एग्जैक्टली जाके उसी को पहुंचती है, इजंट इट? दैट इज अ पोस्टल सिस्टम। ठीक उसी तरह से जो सेलुलर, जो फल और सब्जी जिंदा है उसके हर अंग में, मींस उसमें जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन हैं, हर एक में पोस्टल एड्रेस भगवान ने न जाने कैसे लिख के डाल दिया है। इसे कहते हैं सिग्नलिंग हाइपोथेसिस, राइट। सो उसमें पोस्टल एड्रेस है, उसमें पहले से ही तय है कि जब ये खाएंगे तो किस तरह से वो बॉडी में ट्रेवल करेगा और कहां उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, वहीं ट्रेवल करके वो कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, राइट। ये इमेजिनरी नहीं है, ये साइंस की बात कर रहा हूं मैं, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, राइट। वो ऑलरेडी है लेकिन वो तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक कि वो जिंदा है। अगर उसको आप इमेजिन कीजिए, चिट्ठी आपने लिखी, एड्रेस भी डाला, नाम भी डाला, हाउस नंबर डाला, सब कुछ डाला, सिटी का नाम भी, और वो पोस्टमैन के पास पहुंचते पहुंचते वो कहीं पानी में गिर गया, थोड़ा सा जल गया, एड्रेस का एक पार्ट गल गया, दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दिखाई दे रहा है कि अशोक कुमार, स्ट्रीट नंबर के आगे नहीं आ रहा, 1 और आगे 2 था कि 3 था, तो जो स्ट्रीट नंबर नहीं आ रहा उसको पता है कि 3-4 स्ट्रीट है, उनमें जितने भी अशोक कुमार है, चांसेस है कि उनमें से किसी एक को दे देगा वो। चांसेस ये कि वो राइट जगह जाएगा, चांसेस है कि वो रॉन्ग जगह जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि एड्रेस का कितना पार्ट विजिबल है उसको। क्लियर है ना? हो सकता है करेक्ट जगह जाए, लिखा है अशोक, आगे कुमार लिखना कि वो जल गया है, अब 3 अशोक हैं, हो सकता है कि वो ठीक जगह जाए, गलत जगह जाए। कई बार ऐसा होता है कि पूरा ही जल गया, सिर्फ शहर का नाम लिखा है, अब तो पक्का ही गलत जगह जाएगा। ठीक उसी तरह से जब आप खाने को हीट करते हैं तो धीरे 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 वो जो एड्रेस कोडिंग है, सिग्नलिंग सिस्टम है अंदर का, वो धीरे 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 वो खत्म होता जाता है। न्यूट्रिशन उतना ही है, अंदर चिट्ठी इंटैक्ट है, न्यूट्रिशन वही है, एग्जैक्ट सेम है, उसमें प्रोटीन भी उतना ही है, कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही है, कैल्शियम भी उतना है, वो चेंज नहीं हुआ, एड्रेस कोडिंग जो है वो खत्म हो गया या कम हो गया। अब वो जब स्टमक में आता है, अकॉर्डिंग टू दिस नोबेल प्राइज, कि वो पता है कि यहां आगे हम, अब जाना कहां है, पोस्टमैन के पास इतनी सारी चिट्ठियां तो आगे लेकिन एड्रेस नहीं दिख रहा, तो पोस्टमैन क्या करेगा, रैंडमली इधर उधर देना शुरू कर देगा, भाई जिसकी किस्मत उसको मिल जाएगी, यही तो करेगा वो। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी भी जो कि ड्राइवर है, राइट, वो सोचती है कि भाई ये आ तो गया है लेकिन मैं एड्रेस पढ़ा नहीं जा रहा, तो अपनी सूझबूझ से कोशिश करता है कि ठीक जगह पहुंचे या ना पहुंचे। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इलनेस। इलनेस की शुरुआत यहां से हो गई, राइट। सो बोलने का मतलब यह है कि अगर आप खाने को बॉडी के अंदर भेजते हैं बिना सिग्नलिंग सिस्टम को छेड़े, बिना एड्रेस कोड को छेड़े, तो आपके बॉडी में जहां ट्यूमर है, जहां स्टोन है, जहां पे ब्लॉकेज है, जो भी कुछ जहां पे है, वो न्यूट्रिशन वहीं पे जाएगा, उसको वहां करेक्ट करेगा। एंड ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1999 यही कहता है, राइट। So that happens on its own. It is nothing new now. It is already there in our body since millions of years. It is just discovered in 1999. ये ऑलरेडी है, कोई आज नहीं बना है, राइट। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गई गड़बड़। कई बार लोग आते हैं मेरे पास, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे लखोटिया जी, जानते हैं आप, सुभाष लखोटिया, तो बिल्कुल हेल्दी दिखते थे और हेल्दी थे भी, और
कैंसर हो गया उनको काफ़ी ज़्यादा। फिर आए कि उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो चाय तक नहीं पीता, या और मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, चाय पीता हूँ तो बहुत कम, और एक्सरसाइज भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, कैंसर मुझे क्यों हुआ, राइट। तो एक बात याद रखिए कि आप जो खाते हैं, हम जो खाते हैं, ये कोई पॉइजन नहीं खाते, ये बात सच है। लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं आपसे पूछूं कि क्या खाया था, जब भी कोई मेरे ऑफिस में आता तो मैं फॉर्म भराता हूँ क्या खाया था, क्या खाते हैं आप, तो सुबह रोटी सब्जी, दोपहर को रोटी सब्जी, रात को रोटी सब्जी, या फिर और पिछले 10 साल से यही, या फिर सुबह सुबह चाय बिस्किट, शाम को भी चाय बिस्किट। ये पूरे इसमें आप बताइए सिग्नलिंग सिस्टम कहां गया, है ही नहीं। तो अब क्या है कि ये धीरे 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 ब्रेन की भी समझ खत्म हो गई, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू इल, दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू कैंसरस, राइट। क्यों? क्योंकि हम पॉइजन नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम हमने पहले एड्रेस कोड हटा दिया, पोस्टल और वो हटा दिया, अब वो हम उसको पोस्ट कर रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, राइट। सो दैट इज द, तो दैट्स व्हाट आई सेड। और मैं ये आपको बता रहा हूं, अगर आपके आसपास कोई कैंसर का पेशेंट है किसी भी स्टेज का, कैसे करना है मैं आपको अगला लास्ट 5 मिनट लूंगा और आपका या 10 मिनट लूंगा कि कैसे करना है, बता दूंगा मैं और डिटेल में। लेकिन ये बताता हूं कि कैंसर 3rd स्टेज हो या 4th स्टेज हो, अगर वो सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक कर सकता है तो उसकी कैंसर का ठीक हो सकता है इजिली, राइट। थैंक यू। सो तो यहां पे अब आते हैं 7वें रूल पे, करना क्या है और कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट आखिरी रूल है, राइट। तो आप देखते हैं आपके जीवन में कि जब भी गाड़ी चलाते हैं और आगे कोई रुकावट आती है, आगे कोई पत्थर आता है या आगे भीड़ ज्यादा है, तो आप गियर चेंज करते हैं, यू चेंज द गियर, राइट। 4थे गियर पे चाहते हैं अपनी जिंदगी चले, लेकिन कभी कभी जैम ज्यादा, तीसरे, दूसरे, पहले गियर पे चलाना मजबूरी हो जाती है। बट एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर यू डिसाइड कि कौन सी गियर पे आपको चलाना है, कितनी देर तक चलाना है। ठीक उसी तरह से इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, वो जीवन 100 साल जीते हैं और जीवन में ज्यादातर वो 4th गियर पे चलाते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है द ब्लू जोन पीपल, राइट। ये पिछले महीने का टाइम मैगजीन लेंगे ना तो उसमें दिखेगा आपको कि दुनिया में ये एक जगह है, अलग अलग शहर अभी भी राइट नाउ, जहां पे लोग 100 साल जिंदा रहते हैं, जहां पे लोग ना कैंसर होता है, ना हार्ट डिजीज होता है, ना उनको डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, वहां कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। अगर आप में से किसी का दोस्त डॉक्टर है और वो सोचे कि मैं वहां जाके प्रैक्टिस कर लूं, तो वो भूखे मर जाएंगे, एक भी पेशेंट नहीं मिलने वाले, राइट। सो ये ब्लू जोन पीपल, दे आर द एक्सपर्ट ड्राइवर। तो ये क्या करते हैं एग्जैक्टली अगर वो जान लें तो दैट इज ए सोल्यूशन। मान लीजिए आपको ड्राइविंग सीखना है, 2 तरह के लोग हैं जो आपको ड्राइविंग सिखाने आए हैं। एक वो जो बहुत अच्छा ड्राइविंग चलाते हैं, बहुत सालों से चलाते हैं, कभी एक्सीडेंट किया नहीं, बड़ा फास्ट चला सकते हैं और एक्सीडेंट कभी नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा अनपढ़ है। दूसरा वो टाई बांध के आया, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी है, लेकिन वो रोज ही एक्सीडेंट करता है। किससे सीखना पसंद करेंगे? वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर, अंग्रेजी बोल सकता है, टाई भी लगा के आया, राइट। तो और फर्स्ट वाला मैंने अभी आपको बताया एक्सपर्ट ड्राइवर है, बट ही मे नॉट बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन और मे नॉट बी गुड हैविंग द डिग्रीज। तो ड्राइविंग सीखना है आपको, स्विमिंग सीखना है आपको, कौन से, पहले वाले से दूसरे वाले से? ऑब्वियसली। मान लो आपको स्विमिंग सीखना है तो आप ये नहीं देखेंगे बताओ पहले कितनी डिग्री है, ये पानी के अंदर का जो केमिकल फॉर्मूला वो पहले आप समझाओ मुझे, राइट। और वो समझा भी देगा तो क्या उसका कोई यूज है स्विमिंग सीखने में एक्चुअली? हाँ, कि कितनी डिग्री पे, ये 330 डिग्री पे आप करके जब इतनी स्पीड पे आप जंप लगाएंगे तो कितने गहराई तक पहुंचेंगे, और उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा, इतने रहेंगे तो जाके आप फ्लोट करेंगे। विल दैट मेक एनी यूज इन योर लर्निंग ऑफ स्विमिंग? नॉट एट ऑल, राइट। तो ठीक उसी तरह से आप समझ गए मेरा इशारा किस तरफ है? ठीक उसी तरह से आप अगर सोचते हैं इनके पास बहुत बड़ी डिग्री है, आप ये पूछिए कि सिर्फ एक ही चीज है जिसको स्विमिंग जिससे सीखना है, क्या आप स्विमिंग जानते हैं? अगर उसका आंसर यस मैं जानता हूं तो ही हम उनसे सीख सकते हैं, राइट। कोई अगर खुद ही हेल्थी नहीं है तो आपको कैसे बताएगा कि वो आप हेल्थी कैसे रहें, राइट। इंडिया में देखा कि डायबिटीज के डॉक्टर वो खुद ही डायबिटीज पेशेंट है, तो आपको कैसे बता सकते हैं कि डायबिटीज कैसे ठीक करनी है? ठीक है, तो यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि इनसे सीखिए कि कैसे करना है, कैसे ये करते हैं, राइट। ये कैसे करते हैं, आई हैव स्टडीड इट लॉट, उसको मैं समराइज कर रहा हूं और वो समरी मैं आपको दे रहा हूं, हाउ टू डू इट।
ब्लू जोन पीपल व्हाट दे डू, देखिए इसमें उसको आप एग्जैक्टली आज से ठीक से कर पाए, आसानी से कर पाए बिना कंफ्यूजन हुए, उसके लिए दिस कॉल्ड फूड इंडेक्स। ये चार्ट आपको कार्ड के फॉर्म में मिल जाएगा जब बाहर जाएंगे, फीडबैक फॉर्म देंगे और ये एक चार्ट आपको कलरफुल फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा पूरा बड़ा, राइट, उन सारा कुछ लिखा है। लेकिन क्या करना है, कैसे उपयोग करना है वो आप समझ लीजिए। देखिए इसमें यहां पे दिया है ग्रीन में आपकी हाइट और यहां पे दिया है रेड में, राइट, आपका वेट, हाइट एंड वेट। अपना हाइट आपने मेजर किया, अपना वेट आपने मेजर किया, इन दोनों के हिसाब से यहां पे एक नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी का हाइट है 4 फीट 10 इंच, उसका वेट है 57 kg, तो उसके लिए एक नंबर है 450, 450। तो 450 आपका कोड हो गया, नंबर हो गया, इसे आप बोल सकते हैं फूड इंडेक्स। तो हर एक के लिए उसका एक फूड इंडेक्स होगा जो कि बदलता भी रहेगा। हाइट तो बदलेगी नहीं लेकिन वेट तो बदलता रहेगा ना, तो वेट जब भी बदलेगा तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, आपका जो फूड इंडेक्स है इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इजंट इट? तो विच इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। तो पहला स्टेप आपका इंडिविजुअली फूड इंडेक्स क्या है, जिसे अल्फा बोलते हैं, वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो एक नंबर है। ऐसा इंसान जो 4 फीट 10 इंच का है और 57 kg का है, उसका फूड इंडेक्स कितना है, मैंने अभी बताया था आपको, 450, राइट, दैट इज द नंबर। स्टेप टू, आपको सिर्फ ये यहां पे रूल एक ही है कि आपके बॉडी से क्या निकाल के बाहर फेंकना है, डायऑक्सिन निकाल के बाहर फेंकना है। दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि एड्रेस कोडिंग रहना चाहिए, राइट। दीज आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। बट हाउ टू अचीव इट इजीली आजकल के लाइफस्टाइल में, उसको कैसे करें और वो कितनी दिन में होगा, क्या करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन क्या है वो बता रहा हूं। 4 फीट 10 इंच का आदमी या औरत और उसका वेट कितना था, 57 kg, एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट। उसका फूड इंडेक्स कितना था, 450। अगर आप चाहते हैं, वो इंसान चाहता है कि उसके बॉडी में जो डायऑक्सिन्स हैं वो निकल जाए, ट्यूमर्स हैं वो खत्म हो जाए, ब्लॉकेज है वो चले जाए, कितने दिन में जाएगा वो मैं आगे आऊंगा, राइट। उसको ये करना है कि पूरे दिन भर में उसका जो बजट है 450 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स में चॉइस उसी की है, वो केला हो या आम हो या सेब हो, ये उसी की चॉइस है। आपको ये नहीं देखना कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरा वीडियो देखा था, राइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा है जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं वो ज्यादा मीठा खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक दिन टेस्ट करके देख सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को हमेशा ये वार्निंग देता हूं कि जिस दिन आप ऐसा कुछ करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो उस दिन आपको बार बार ब्लड शुगर चेक करना है, क्योंकि उस दिन आपको उतनी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी रोज पड़ती है। हो सकता है उसके आधे से कम चल जाए, उससे भी कम लगे। अगर आप उस दिन भी उतना ही इंसुलिन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक, राइट, यू मे डाई, राइट। आप सोचेंगे एक तो मैं ज्यादा मीठा खा रहा हूं तो इंसुलिन कम से कम उतना तो ले ही लूं, राइट, वो खतरा है। इसीलिए आप ध्यान सुनिए क्या करना है आपको, कैसे करना है, दवाई कैसे छोड़नी है और फूड को कैसे इंक्लूड करना है। तो उस इंसान का बजट जिसका फूड इंडेक्स 450 है, कि दिन भर में 450 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स, कौन से फ्रूट, कितने वाले, कब खाना है, ये सब आप देखें। यू आर ए ड्राइवर, ये मैं नहीं बताने वाला। दूसरा, 450 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल जो कच्चे फॉर्म में हो, जब उसमें एड्रेस कोडिंग ऑलरेडी हो, राइट, मूली, गाजर, या फिर टमाटर या खीरा या ककड़ी या मटर, ये सारी चीजें, कितने सारे वेजिटेबल, कब खाना है, कैसे खाना है, वो सब मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं 24 घंटे में 450 ग्राम्स ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ एक्स टाइप ऑफ वेजिटेबल आपके पेट में जाना चाहिए, ये पहला। दूसरा, पत्ते, राइट, ग्रीन लीव्स। आप देखेंगे पूरे संसार का जो 1/3 पार्ट है, अगर ऊपर देखेंगे वो हरा ही दिखेगा आपको, ग्रीन। तो भगवान ने पत्तों के रूप में मेडिसिन छुपा के रखा है, राइट। लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है जो उसको ग्रीन बनाता है। उसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसका केमिकल स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इट इज एग्जैक्टली लाइक हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। हमारा जो ब्लड है और क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम है, राइट, दोनों में कंपैटिबिलिटी है। आप देखेंगे कोई भी जानवर होता है जिनके घर में डॉग है, कैट है, जब भी वो बीमार पड़ते हैं वो क्या करते हैं, वो घास खाते हैं, आपको पता ही है, और बीमारी ठीक हो जाती है, उल्टी हो जाती है। टाइगर भी ऐसे ही करता है, राइट, सारे एनिमल भी ऐसे करते हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये एक मेडिसिन है, जो मेडिसिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे, मैं पूछूं पत्ते कब खाए थे, पत्ते क्यों खाएंगे हम,
जो तो खाना नहीं है उसको तो रोज खाते हैं, जिसको खाना भगवान ने बना के भेजा उसकी तरफ देखते हुए भी दिखता ही नहीं, वो इनविजिबल, राइट। तो हर दिन आपको अल्फा यानी कि फूड इंडेक्स 450 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 45 ग्राम्स ऑफ लीव्स, ग्रीन लीव्स। कौन से पत्ते खाने हैं, कब खाने हैं, ये मैं नहीं जानता। ये आप देखिए, एक दिन वेजिटेबल शॉप के सामने खड़े हो जाइए, देखिए कहां कहां पत्ते हैं, कौन कौन सा हरा लग रहा है, उनमें देखिए कौन सा आप खा सकते हैं इजीली। वो पुदीना हो सकता है, वो धनिया हो सकता है, वो पालक हो सकता है, वो पान का पत्ता हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप देखिए, यू आर द ड्राइवर, राइट। और नट्स, नट्स किसी भी तरह का नट्स 0.05, उसका भी आधा कितना हो गया? करीब 20-25 ग्राम, राइट। स्प्राउट्स करीब 20-25 ग्राम। अगेन कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सब कैलकुलेशन में बता दिया है, राइट। ये चीज खाना है, और अकॉर्डिंग टू ब्लू जोन पीपल वो क्या नहीं करते, कोई भी ऐसी चीज जिसमें डायोक्सिन हो, डायोक्सिन किसमें होती है, कोई भी खाना आपके टेबल पे आने से पहले अगर वो फैक्ट्री से होता हुआ आ रहा है तो उसके अंदर अनजाने में ही सही डायोक्सिन आ जाता है, राइट। डीएलएस का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीएलएस, तो सिंपल भाषा में कोई भी खाना आपके टेबल में आने से पहले अगर फैक्ट्री के रास्ते से आपके टेबल में आता है तो उस प्रोसेसिंग में, चाहे वो पैकेजिंग बोले या प्रोसेसिंग बोले, उसमें अनवांटेड अननोइंगली केमिकल्स बन जाते हैं जिसे हम बोलते हैं डीएलएस, राइट। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो इंडस्ट्रियल फूड, ऐसे खाना जो फैक्ट्री से होता हुआ आ रहा है, वो पता चल जाएगा ना देख के। एनीथिंग विच इज पैक्ड, कोई भी चीज पैक्ड है तो पैकेट को खोलने की जरूरत नहीं है, वो सजाने के लिए ठीक है, खाने के लिए ठीक नहीं है, राइट। सो बस इतना रूल याद रखना। थैंक यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको मैप दिखाया था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा दिखा देता हूं। ये वो जगह है, राइट। यहां पे लोगों की जो एनिमल फूड कंजम्पशन, एनिमल फूड मतलब मीट, मछली, दूध, अंडा, इज लेस देन 2% और निग्लिजिबल, 0, या तो 2% है या बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो जब ठीक होना हो तो जो एनिमल फूड है, एनिमल फूड का मतलब सिर्फ मीट मछली नहीं, एनिमल से निकला हुआ प्रोडक्ट, जैसे दूध है, वो एनिमल फूड है कि प्लांट फूड है? एनिमल फूड है। तो एनिमल फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि जब तक एनिमल फूड के अंदर डायोक्सिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और आप डायोक्सिन बॉडी से निकालना चाहते हैं और डायोक्सिन ही बॉडी में डाल रहे हैं। कोई बोलेगा अगर दूध नहीं पिएंगे तो वो क्या क्या है, क्या नहीं मिलेगा आपको? देखिए, ये सवाल मैं कहीं भी पूछता हूं, किसी भी देश में जाके पूछता हूं, किसी भी ग्रुप में पूछता हूं, चाहे वो बच्चों का ग्रुप हो, आंसर एकदम से कैल्शियम। अच्छा ये बताइए कैल्शियम क्यों चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग बोन्स, नहीं तो हड्डियां पिघल जाएंगी, वो गल जाएंगी, हम चल नहीं पाएंगे, हजारों चीज, राइट। इजंट दैट? आपने कभी गधे की हड्डी देखी है? घोड़े की तो देखी होगी, हाथी की देखी होगी, क्या लगता है कैसा हड्डी है? वेरी स्ट्रॉन्ग। गाय जो इतना कैल्शियम देता है दूध के फॉर्म में, उसकी वो खुद कैल्शियम कहां से मिलता है उसको? घास से मिलता है, जो कि हम मिस करते हैं, ग्रीन लीव्स, राइट। तो दूध में कैल्शियम ज्यादा होता है। एक रूल मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज का कंटेंट ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो हमें फायदा कर रहा है। दूध से भी ज्यादा कैल्शियम चाहिए आपको, एक और चीज में है, नाखून में। तो नाखून क्यों नहीं खा लेते भाई? बोले भाई नाखून आप काट के फेंका मत कीजिए, मेरे घर पे दीजिए, मैं सबसे ज्यादा कैल्शियम खाना चाहता हूं। बाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, कैल्शियम है, राइट। तो आप बोले बिकॉज इट इज इन इनडाइजेस्टेबल फॉर्म, राइट, अनअब्सॉर्बेबल फॉर्म। एक ऐसे फॉर्म में कैल्शियम है जो बॉडी हमारा ले नहीं सकता है, यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी जानवर नाखून नहीं खाता है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप अपना खाने का डेफिनेशन बदल दीजिए, ये कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम की जगह हाईएस्ट एब्सॉर्बेबल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ग्रीन लीव्स। हाईएस्ट एब्सॉर्बेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, नट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। अगर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एनिमल फूड, लेकिन हाईएस्ट अमाउंट प्रोटीन तो बाल में भी है, तो बाल क्यों नहीं खा लेते भाई? क्योंकि वो एब्सॉर्बेबल नहीं है, राइट, इसीलिए नहीं खाते। कोई भी एनिमल नहीं खाता फॉर दैट मैटर। बोलते कार्बोहाइड्रेट कहां मिलेंगे, राइट। कई बार डिस्कशन होता है हमारा मेडिकल, अरे आप तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे हैं, वेयर आई विल गेट द कार्बोहाइड्रेट? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना है वो है लकड़ी में। लकड़ी क्यों नहीं खा लेते? पाउडर बना के खा लीजिए, पीजिए, क्योंकि ये एब्सॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है।
तो दिमाग में ये डाला हुआ है कि हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट नहीं से मतलब नहीं, हाईएस्ट एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म ओनली देन इट इज अ फूड, एंड दैट इज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हाईएस्ट एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एड्रेस कोड होता है जो बॉडी में जाके अपनी जगह पे रख देता है। अगर आपने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, एड्रेस डाला ही नहीं, उठा के पोस्ट बॉक्स में डाल रहे, कुछ होने वाला उसका, राइट? तो आपको पता है उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, चिट्ठी चाहे कितने भी लिख दे। ठीक उस तरह से आपका पोस्ट बॉक्स है, आप जब भी कुछ डालेंगे उसमें ये तो देखेंगे ना एड्रेस है क्या, इसको पता है ना इसके न्यूट्रिशन बॉडी में कहां जाएगा, वो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1999, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बॉडी के अंदर जब भी कुछ जाएगा, अगर उसमें एड्रेस कोड होगा तो वो सही जगह जाएगा, नहीं तो वो डायोक्सिन की वजह से इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, राइट? इसके अलावा लीव्स में बता दिया, नट्स बता दिया, स्प्राउट बता दिया, वेजिटेबल बता दिया, फ्रूट्स बता दिया। इसके अलावा जो भी आपको खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल, वो जितना मर्जी खाना है, जैसा मर्जी खाना है, वो आप खाते रहिए। वो खाया, लेकिन आपका ये बजट है, ये दवा है जो मैंने आपको बताया, राइट? दिस बिकम्स अ मेडिसिन एंड दैट बिकम्स अ फूड, राइट? सो ये करना है। अब कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कौन सी है, कारण क्या करने का, राइट? तो इसमें 4 तरह के लोग हैं। पहला, अच्छा कैसे करना है, नॉर्मली फ्रूट्स जो है वो 12 बजे तक वी ट्राई टू टेक फ्रूट्स, और 12 बजे के बाद वेजिटेबल्स, कुक्ड फूड, लीव्स, नट्स, स्प्राउट 8 बजे तक। 8 बजे तक क्यों, बल्कि 7 बजे तक, जब तक सनलाइट रहती है तो बॉडी का मोड जो है वो एब्जॉर्बेबल मोड होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पोस्टमैन के पास चिट्ठी आ गई है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, लेकिन अंधेरा है, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। सब कुछ है तब भी वो सही जगह पहुंचा नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से न जाने क्यों हमारा बॉडी भी जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट के एड्रेस को पढ़ के सही जगह तभी भेज पाता है जब सनलाइट रहता है। तो दिन में खाना है, रात के 12 बजे नहीं खाना है। एक्सेप्शन में कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली रात के 12 बजे या 10 बजे या 9 बजे ट्राई टू अवॉइड, जितना हो सके उतना, उससे आपको फायदा मिलेगा, राइट? सो नाउ अब द 4th गियर डाइट, गाड़ी का 4था गियर जिसपे आपको जीवन भर गाड़ी चलानी है, मोस्टली आपको गाड़ी चलानी है, नॉर्मल स्पीड है, 4था गियर, वो क्या है? ईट इन अकॉर्डेंस टू द अबव 3 स्टेप्स ऑफ फूड इंटेक, जो मैं अभी एक्सप्लेन किया उस तरह से अगर खाएंगे तो दैट इज द 4th गियर। मतलब जीवन में हेल्दी रहने के लिए दैट इज द डाइट, वो कोई भी ले सकता है। अपना फूड इंडेक्स कैलकुलेट करके कि पूरे दिन में इतना फ्रूट, इतना वेजिटेबल, इतना लीव्स, इतना नट्स और इतना स्प्राउट खाना ही खाना है, और उसके अलावा जो मैं नॉर्मली खाता हूं चलो वो भी खाते रहूंगा, माइनस एनिमल फूड एंड माइनस इंडस्ट्रियल फूड। दैट इज द कॉमन प्रिंसिपल। हफ्ते में एक दिन चीटिंग डे भी रख सकते हैं। इतनी मेहनत 6 दिन कर रहे हैं, एक दिन पार्टी में गए, मैरिज में गए, राइट? और तब आप चाहें तो आप लोगों को बोलेंगे नहीं मैं तो 4th गियर पे हूं, बोलेगा ये क्या बोल रहा है, तो पागल हो गया है, हाँ कहीं पत्ते ढूंढ रहा है। तो एक दिन के लिए 6 दिन अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक दिन के लिए आपका बॉडी आपको बोल देगा चलो यार जो मर्जी कर लो एक दिन, राइट? तो कभी कभी आप एक्सेप्शन कर सकते हैं, लेकिन ये किन के लिए है और दवा कैसे छोड़नी है उस पर मैं अब आ रहा हूं। ऐसे पेशेंट जो 10 साल से कम वाले हैं, ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हैं, ब्लड शुगर की गोली ले रहे हैं, राइट? और 10 साल से कम वाले ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की गोली वाले, वो इस डाइट पे रह के जिस दिन रहेंगे, फ्रॉम द सेम डे यू कैन स्टॉप द मेडिसिन। अब इसको ध्यान सुनिए, अगर मेडिसिन कम कर देंगे और इस डाइट पे रहेंगे, ब्लड शुगर बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। आप चेक कर सकते हैं, वो तो ग्लूकोमीटर है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन ही तो है, ये मेडिसिन का काम कर रहा है, मेडिसिन की जगह ये काम कर रहा है, लेकिन इसमें डायक्सिन नहीं, डायक्सिन निकाल रहा है। तो जिस दिन आप ये सब चीज करेंगे उस दिन से दवा छोड़ देंगे और उसकी जगह करेंगे। लेकिन एहतियात के तौर पे आप ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो नॉर्मली वही मिलेगा जहां दवा की वजह से कंट्रोल होने के बाद मिलता था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? दवा इसीलिए तो ले रहे हैं कि एक लेवल पे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चाहिए आपको, वो अगर उसके बिना मिल रहा तो ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कितना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, राइट? इस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं आपको 1 लाइन आंसर देना चाहता हूं, वो ये कि 6 मार्च यानी कि पिछले महीने, लगभग 1 महीने पहले, पूरे दुनिया में एक नया रिपोर्ट सामने आया। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल कम्युनिटी का, सबसे बड़ा सबसे पुराना, 1912 में बना है। इन्होंने अब ये माना है, देखा है कि ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा नीचे करेंगे, 140 से नीचे करेंगे दवा से, तो आपके मरने का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे लोग जल्दी मरते हैं।
तो जो दिमाग में भरा हुआ है कि मुझे 100 लाना है किसी भी तरह से, इसको दिमाग से फेंकिए, 100 आ जाएगा। लेकिन आपकी जिंदगी रहेगी तब ना। अब मैंने अक्सर देखा नर्स को आपस में फुसफुसाते हुए, डॉक्टर से बात करते हुए, पेशेंट के फैमिली मेंबर को समझाते हुए। कई बार पेशेंट का डेथ हो जाता है, नर्स समझा रही है, बहुत दुख है पेशेंट का डेथ हो गया, लेकिन खुशी की बात यह है कि ब्लड शुगर अभी भी नॉर्मल है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू अचीव। आपका मकसद क्या है? कोई एक नंबर अचीव करना या हेल्थ अचीव करना? एंड दोनों एक चीज नहीं है। नंबर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हेल्थ। और वो अब ये जो नया गाइडलाइन आया, ये गाइडलाइन क्या है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये गाइडलाइन नहीं मान रही। इस गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी का ब्लड शुगर बिना दवा के 250 से नीचे रहता है तो वो नॉर्मल है। ये मैं नहीं बोल रहा, तो बोलता ही था पिछले 4-5 साल से, मेरी सारी किताबों में है। लेकिन ये HbA1c अगर 8 से नीचे बिना दवाइयों के तो वो नॉर्मल है। और कोई भी इंसान दवा खा रहा है, उसके ब्लड शुगर अगर 140 से नीचे आ गया तो ये नुकसान हो जाएगा उसको, दवा उसी वक्त छोड़ दे। ये इंस्ट्रक्शन में है, राइट? ये इंस्ट्रक्शन में, ये आप गूगल से ले सकते हैं या मैं भी आपको भेज सकता हूँ, राइट? सो दैट इज एन इंस्ट्रक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, राइट? सो दिस मीन्स कि आपको दवा छोड़ना है बिकॉज आपको हेल्थ को अपनाना है, राइट? और नाउ इट इज ऑफिशियल। ये देखा गया है कि दुनिया में ऐसे लोग जो एग्रेसिवली अपने ब्लड शुगर को नीचे रख रहे हैं, 120, 130, 100, 110 दवा लेके, यार ये सेफ रेंज है, दे आर मोर सिक देन द पीपल जिनका 200, 205, 230 किसी भी तरह से जो कम एग्रेसिवली रख रहे हैं, राइट? सो बहुत आता है, स्ट्रेस आता है, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। यस, वो पसीना आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, वो सारी चीजें 2-4 दिन में भाग जाएंगी आपकी। कमिंग बैक टू हियर, अब ACP गाइडलाइन फॉर ब्लड शुगर मैंने आपको बताया। अब ब्लड प्रेशर क्या है? दवा छोड़ने के बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर वाला 150 से नीचे रहता है दवा छोड़ने के बाद, तो दैट इज वेरी सेफ एंड नॉर्मल। इससे ऊपर रहता है, इसका मतलब दवा थोड़े दिन जरूरत पड़ेगी आपको। और थोड़े दिन दवा लेने के बाद अलॉन्ग विद दिस फूड आपका ब्लड प्रेशर जब नीचे आने लगेगा, दवा छोड़ने के बावजूद भी कितना रहेगा? 150 सिस्टोलिक, उससे नीचे, तो मतलब अब वो टाइम आ गया दवा छोड़ने का, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द 4th गियर डाइट। कि उस डाइट में ये उन्हीं लोगों के लिए डाइट है जो कि जनरल वेलबींग के लिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, या जो लोग मोटे हैं वो पतला होना चाहते हैं, और ऐसी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो 10 साल या उससे कम वाले हैं। दैट इज कॉल्ड द 4th गियर डाइट, दिस डाइट, जो कि अभी तक बताया। और ये कब तक लेना है? कई बार पूछते हैं डॉक्टर साहब कब तक लें। मान लीजिए आपके पास कोई आता है, बोलता है कि भाई बहुत कीचड़ है, बहुत गंदा हो गया, क्या करूं? आप बोल नहा लो और साफ हो जाओगे। फिर बोलता है आप साफ रहने के लिए कब तक नहाना है? जीवन भर नहाना है ना, रोज ही, राइट? तो आप कब तक ठीक रहना चाहते हैं ये बताइए, मैं बता दूंगा कब तक ये खाना खाना है, राइट? सो 3rd गियर उनके लिए है जिनकी हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की 10 साल से ऊपर है। ऐसे लोग जो इंसुलिन डिपेंडेंट है और साथ में हार्ट पेशेंट है, राइट? और ट्यूमर है, स्टोन है, पाइल्स है, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, राइट? इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब HIV नहीं होता, कि HIV नाम का वो तो आगे आएंगे, किसी की इम्यूनिटी बहुत कम है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, राइट? तो ऐसे लोग क्या करेंगे? 3rd गियर पे अपनी गाड़ी चलाएंगे थोड़े दिन तक, हमेशा के लिए नहीं, जब तक इससे बाहर ना निकल जाए। फिर अल्टीमेटली 4th गियर पे ही चलाना है। आप 3rd गियर पे हमेशा नहीं चलाते, जब तक देखते हैं कि भाई ट्रैफिक ज्यादा है, बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है, तो 3rd गियर पे थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, isn't it? तो ठीक उसी तरह से 3rd गियर डाइट फॉर सम टाइम, नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग। जब तक स्टोन है, जब तक वो पेन है, जब तक वो दवाई लेनी पड़ रही है, जब तक वो इंसुलिन खत्म नहीं हो रहा, तब तक। इस डाइट में क्या करना है? 4th गियर डाइट में जो किया वही करना है। साथ में जो कुक्ड फूड है उसका अपर लिमिट मैंने बता दिया, एक फॉर्मूला डाल दिया है कि आपका बॉडी वेट जितना है उसका डबल। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 2 कितना हो गया? 140 ग्राम या इससे कम, इतना ही फूड, कुक्ड फूड आपको अलाउड है। कुक्ड फूड में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो भी कुछ है दिन भर में। लेकिन 3rd गियर में जब तक है तब तक, 3rd गियर में जिंदगी भर नहीं है, 2-4 महीने की बात है। दिन भर में कुक्ड फूड कितना अलाउड है? आपका बॉडी वेट इंटू 2, दैट मेनी ग्राम्स। क्लियर है? ये आपको मिल जाएगा, आपको प्रिंट आउट फॉर्म में मिल जाएगा हर एक को जब आप बाहर जाएंगे। प्लस इन एडिशन टू जो भी 4th गियर वाला कर रहा है, उसके अलावा ग्रीन लीव्स कितना लेना है? पहले भी इसमें भी ग्रीन लीव्स था, वो तो लिया ही। उसके अलावा
आपका बॉडी वेट, मेरा मान लो 70 है तो 70 ग्राम्स अलग से, राइट। 70 ग्राम तो उधर भी ले रहा था, इधर भी या उधर भी ले रहा था ग्रीन लीफ, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, बट इन एडिशन टू दिस ऑल्सो एक्स्ट्रा, राइट। यानी कि आपको दवा की डोज ज्यादा करनी है। आप एक बात मानिए कि जब भी आप ग्रीन लीव लेंगे तो एकदम वो क्या करता है, बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ब्लॉकेज को एकदम से खत्म करता है, कोलेट्रल आर्टरीज को एकदम से खोलता है 2 दिन 3 दिन में। तो चौथे दिन आपकी मजबूरी हो जाएगी हाई डोज जो था ब्लड प्रेशर का वो कम करना पड़ेगा। वो कम करने के बाद आप देखेंगे कि आप चल पा रहे हैं, आपकी सांसें कम फूल रही हैं, आपका पेन गायब हो रहा है, वो एंजाइना अब नहीं है। तो ये सारी होती हैं ग्रीन लीव से, राइट। सो ग्रीन लीफ की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। कितनी, मैंने कैलकुलेशन यहां पे दे दिया है। अच्छा, ये कब तक करना है? लगभग मैंने देखा 1 से 3 महीने के बीच में करने से सारी गोलियां इंसुलिन बंद हो जाती हैं, लगभग ऑन एवरेज, राइट। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के कैंसर पेशेंट हैं उनको लगभग 9 महीने करना है ये, राइट। 9 मंथ्स लग जाते हैं उनको कैंसर फ्री होने में। सो ये दिस इज थर्ड गियर इज फॉर कैंसर पेशेंट, third gear is for insulin dependent patient, third gear is for the patient who are having diabetes or hypertension for more than 10 years. Now इसके बाद कौन सा गियर होना चाहिए? सेकंड गियर। सेकंड गियर एग्जैक्टली लाइक थर्ड गियर, ये उसके लिए है जो मरने वाला है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप चल के यहां पे हैं तो इतने हेल्दी तो हम हैं। ये उसके लिए है जो अदरवाइज मरने वाला है, तो उसके लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्टेज 3, स्टेज 4 कैंसर या इंफेक्शियस डिजीज, राइट। इसमें क्या है, सेम एज थर्ड गियर डाइट माइनस कुक्ड फूड। कोई भी चीज आग में जाएगा तो वो उसके लिए नहीं है, लेकिन थोड़े दिन के लिए। कितने दिन के लिए? इंफेक्शियस डिजीज, जब भी आपको बुखार हो जाए, मैंने आपको बताया बुखार है, आपने दवा ले लिया तो क्या हो गया? दवा जब ले लिया तो बॉडी में डायऑक्सिन जा रहा है ना, तो दवा तो लेना नहीं है। यहां तो हम बात करें दवा लेना नहीं है और बुखार हो गया तो क्या करेगी, बुखार कम हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी बुखार हो दवा लेना नहीं, क्योंकि दवा लेने से केमिकल जा रहा है विच वी डोंट वांट, लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि टेम्परेचर ना बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, अगर आप टेम्परेचर को उसी वक्त कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल मतलब टेम्परेचर 101 102 के ऊपर ना जाए, 101 पे टिका रहे। टेम्परेचर तब तक रहता है जब तक बॉडी में वायरस है या बैक्टीरिया है। टेम्परेचर रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा देर तक या ज्यादा बढ़ेगा 104 105 तो बॉडी के अपने सेल भी मर जाएंगे, यानी कि यू विल डाई। तो लेकिन हम दवा नहीं ले रहे हैं बट टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा रूल है कि अगर थर्ड गियर डाइट पे कोई रहे माइनस कुक्ड फूड, जैसे ही आपने देखा टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है उसको सेकंड गियर पे ले आए, मतलब कुक्ड फूड को माइनस कर दिया, बाकी सब सेम है। तो आप देखेंगे कि उसकी टेम्परेचर 101 102 उससे ज्यादा बढ़ेगी ही नहीं, सेफ रेंज में रहेगा। और विद इन 24 आवर्स से लेके 3 दिन के अंदर अंदर, राइट, उसका फीवर जो भी कारण था फीवर का वो वैनिश हो जाएगा, ही विल कम बैक टू नॉर्मल। इट इज टेस्टेड 1000 टाइम, राइट, सो इट वर्क्स। थैंक यू। तो लेकिन हाँ, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं थर्ड स्टेज 4th स्टेज को, उनको इसी को करना है, वो 3 से 6 महीने। अब कोई पेशेंट आता है बोलता 3 से 6 महीने मैं बिना कुक फूड के कैसे रहूंगा, लेकिन जहां जिंदगी और मौत का सवाल है वहां तो उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जीने ही नहीं वाला है, राइट। वहां तो उसको करना पड़ेगा, दैट इज वेरी श्योर। लेकिन वो थोड़े से लोग हैं, राइट। कई बार लोग डॉक्टर आते हैं, पेशेंट, डॉक्टर साहब ये कुछ गोलियां बची हैं, बड़ी महंगी है, इसको खा लूं फिर आगे से नहीं खरीदूंगा। बोले बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इतने सारी गोलियां हमने खरीदी हुई हैं तो खा लेता हूं इसको। लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं आपकी गोलियों का नुकसान नहीं होने दूंगा। आपको मैं तरकीब बताता हूं, गोलियों से भी कुछ काम आ जाएगा। जिनके पास ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की गोलियां हैं, आप गोली लीजिए एक ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की और उसको कूटिए, राइट। और चावल लीजिए, चावल भात, उसके साथ मिलाइए और पुड़िया बना के घर में अलग अलग जगह रख दीजिए, चूहे मर जाएंगे, भाग जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। नुकसान नहीं होगा किसी का। डायबिटीज की दवा और ब्लड प्रेशर की। एक आया डॉक्टर साहब, आपने वो तो बताया उस दिन, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल की दवा लेता था, उसका क्या करूं मैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की दवा पहले तो समझिए कहां से आया है। 1970s में अमेरिका के सोल्जर चाइना गए तो वहां पे उनको एक ऐसा प्लांट दिखा जिसे कहते हैं रेड राइस प्लांट। वो प्लांट क्या है कि जब भी कोई छोटा इंसेक्ट बैठता है उस प्लांट के ऊपर तो वो एक तरह का जहर फेंकता है, और जहर फेंकता है और उससे वो जो भी कीड़ा है वो मर जाता है। ये सुना है आपने, इस तरह के होते हैं प्लांट जो कि
अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जब भी कोई छोटा मोटा कीड़ा उस प्लांट को खाने के लिए उसके ऊपर बैठता है तो वो जहर फेंकता है उस कीड़े के ऊपर, और उस जहर से वो कीड़ा मर जाता है और ये प्लांट अपने आप को बचाता है, राइट। तो वो प्लांट अमेरिका के सोल्जर्स अमेरिका ले आए चाइना से, रेड राइस प्लांट नाम है, और उसके अंदर जो प्लांट जो पॉइजन फेंकता है उस पॉइजन का नाम है स्टैटिन। स्टैटिन इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन। वही पॉइजन को इंसान को दे दिया जाए तो इंसान का कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है, ये देखा गया। अब इंसान का कोलेस्ट्रॉल घट रहा है तो उसको बिजनेस मॉडल कैसे बनाए, तब ये आ गया कि कुछ भी ऐसा करो, ये दिखा दो कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से आपको नुकसान हो सकता है, तो लोग बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल घटाओ, तो ये मेडिसिन आ गया। मैं आपको ये बता दूं, कोलेस्ट्रॉल घटाने की मेडिसिन किसी को भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग का अगर आप वार्निंग देखेंगे, FDA का वार्निंग है, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने के 6 महीने के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, 1 साल के अंदर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। यानी कि जब भी जिन लोगों ने कोलेस्ट्रॉल की दवा ली होगी, मैं बता सकता हूं कि 1 साल के अंदर आप डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहे होंगे, या कम से कम 1 साल नहीं तो 2 साल के अंदर तो पक्का ही ले रहे होंगे, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल की भी आप मेरे यूट्यूब वीडियो में जाइए, विश्वरूप रॉय चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, कोलेस्ट्रॉल पे मेरे लेक्चर को देखिए। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा अगर लेते हैं तो अगली दवा मत लीजिए बिल्कुल भी ना, तो उसको दुश्मन को दीजिए। हाँ, क्या करना है वो बता दूं, आप उसको कूटिए और कपूर 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 को भी कूटिए, पाउडर बनाइए, दोनों पाउडर को लगा के एक साथ इक्वल मात्रा में, और उसको आग लगा दीजिए और उसकी धुएं से सारे मच्छर गायब हो जाएंगे। क्योंकि वो मच्छर वैसे भी, वो जो स्टैटिन है ना, स्टैटिन यही तो काम करता है, वो पॉइजन है जिससे कीड़े मकोड़े भागते हैं। तो आपके पास कितनी अच्छी दवाई है, वो यूं ही खाए जा रहे हैं, वो मच्छर भगाने की दवा है, राइट। तो उसको मच्छर मारने के लिए यूज कीजिए, अपने लिए क्यों यूज कर रहे हैं उसको। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल इज लाइफ। अंडे को लैब में दीजिए कि इसमें ऐसा क्या है कि कुछ दिनों के बाद इसके अंदर से चिड़िया निकल आती है। तो 68% ऑफ द पावर और एनर्जी ऑफ द एग इज कोलेस्ट्रॉल। नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ। जहां कोलेस्ट्रॉल नहीं वहां जिंदगी नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एफडीए ने बोला है कोलेस्ट्रॉल को एक्स कैटेगरी ड्रग बोलते हैं। एक्स कैटेगरी ड्रग मतलब कि ऐसे वुमेन्स, राइट, ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, दे शुड नॉट टेक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होगी या इनफर्टिलिटी बढ़ेगी, या प्रेगनेंसी होगी तो जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबियां हो सकती हैं। और जो आदमी चाहते हैं टू बिकम ए फादर, दे शुड ऑल्सो नॉट टेक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, बिकॉज देन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिकम ए फादर। व्हाट आई मीन टू से, नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी से घटाएंगे, और आने वाली जिंदगी जो है, राइट, उसकी आने की पॉसिबिलिटी भी घटेगी, राइट। कोलेस्ट्रॉल कोई दवा नहीं है, वो एक बिजनेस है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो श्योरली आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवा लेने वाले जिंदगी में आगे जाके, तो यानी कि आपके पास एक 3 चीज की सेट बन जाएगी, जो कि ऑलरेडी है। 78% ऑफ पीपल दोज हु आर टेकिंग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, दे आर आल्सो टेकिंग ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज मेडिकेशन, राइट। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेकेंड गियर पे। जब भी कभी किसी को फीवर हो, राइट, माइल्ड, तब वो इस डाइट पे रहेंगे, लेकिन 3 से 10 दिन के लिए। कैंसर हो तो 3 से 6 महीने के लिए, देन द कैंसर रिकवरी हो जाती है इसमें। देन आता है फर्स्ट गियर। कभी कभी हमें फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाना पड़ता है, मजबूरी होती है, नहीं चाह के भी, लेकिन क्या करें। उसी तरह से हमारे जीवन की गाड़ी में भी कभी कभी ब्रेक लगते हैं, तब हमें मजबूरी में कुछ दिनों के लिए फर्स्ट गियर में चलाना पड़ सकता है। तो फर्स्ट गियर डाइट क्या है? फर्स्ट गियर डाइट इज वेरी सिंपल, नो सॉलिड फूड, कुछ खाना ही नहीं है। लेकिन ये डाइट सिर्फ 24 घंटे के लिए है। कब है ये डाइट? जब भी कभी पेट की कोई भी समस्या हो, जैसे लूज मोशन आ जाना, पेट में भयंकर दर्द होना, इस तरह की चीजें, उल्टी हो, एक्सट्रीम वीकनेस हो, या जब भी फीवर 102 से बढ़ जाए, उस वक्त 24 घंटे के लिए फर्स्ट गियर डाइट, दैट इज बी ओनली ऑन कोकोनट वाटर एवरी आवर, और कोकोनट वाटर नहीं है तो बी ओनली ऑन सिट्रस फ्रूट जूस एवरी आवर। ये एक दिन का है, सिर्फ 24 घंटे इस पे रहना है। फर्स्ट गियर पे हम बहुत ज्यादा देर तक गाड़ी नहीं चलाते, सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, जब तक कि हमें लगता है वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज फॉर टेम्पररी फेज। कब करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है वो बता दिया, राइट। सो ये 4 गियर हैं, और आप ड्राइवर है अपने जिंदगी के, आपको निर्णय लेना है कि कौन सी गियर में कब गाड़ी चलानी है, और वो डिसीजन सिर्फ आप ही ले सकते हैं। इफ यू कैन डू इट, राइट, आई कैन टेल यू लाइक माई अदर थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, राइट, कि धीरे धीरे का मतलब कुछ एक दिनों में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1 साल 2 साल में आप ठीक हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ कुछ दिनों में,
राइट। पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में आपको प्रभाव दिखना लग जाएगा, राइट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। गाड़ी में एक रिवर्स गियर भी होता है, राइट, होता है ना, यहाँ भी एक रिवर्स गियर है। वो क्या है, कमिंग टू दैट, कभी कभी जलनेती, अगर रेस्पिरेटरी इलनेस है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, अनीमा, या माइंड बॉडी डिप्रेशन है, राइट, नींद नहीं आती रात को, तनाव है, स्ट्रेसफुल है, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। वो ये कि हफ्ते में एक बार कोई ऐसा काम कीजिए जो पहले आपका हॉबी हुआ करता था, या फिर अपने पुराने दोस्तों के, स्कूल वाले दोस्तों से हफ्ते में एक बार मिलने का प्लान बनाइए। एक बार नहीं मिल सकता तो महीने में एक बार तो मिलिए, राइट। सो अगर आप ये करेंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे, स्कूल के दोस्तों से मिलेंगे, वो पुरानी यादों में जाएंगे, राइट, आप पाएंगे कि डिप्रेशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, राइट। दिस विल कम बट वंस अ वीक, वंस अ मंथ, सो दैट इज कॉल्ड द रिवर्स गियर, राइट। तो आपको भगवान ने वो चारों पांचों गियर दिए हुए हैं, आपको सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर की तरफ खुद ही डिसाइड करना है व्हेन एंड हाउ, इन विच गियर आई हैव टू बी, एंड इफ यू कैन डू इट, लाइफ की जर्नी वाकई में बड़ी स्मूथ हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।